इसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। बोलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी विच जो डिपेंड्स अपॉन नंबर, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो अमाउंट, अगर वो नहीं हो तो मास, अगर वो भी नहीं हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कह रहा है नॉट डिपेंड्स अपॉन, नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर, अमाउंट या मास या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जो सोल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर या अमाउंट या मास या मोल फ्रैक्शन, चारों में से जो हो, ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता हो, उसका नाम क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चार पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, उतारिए, वन आफ्टर वन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला देखने जा रहे हैं एक नंबर में, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग जो ये समझेंगे, इसमें हमारा टर्म, जो पूरा टर्म है, पूरा सेंटेंस जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हम क्या लिए हैं? कोई लिक्विड लिए हैं, कोई लिक्विड लिए हैं, सब लिक्विड लिए हैं। तो इसमें दो लोग होंगे, एक अपर मॉलिक्यूल होंगे जो सरफेस मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं, और एक क्या होगा जो नीचे के मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बुल्क मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है सिर्फ इसी का इवेपोरेशन होता है।
इवेपोरेशन होता है। इसी से हम लोग समझेंगे, थोड़ा इवेपोरेशन हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ रहे हैं। ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस पे हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं और एक सरफेस के अंदर में है, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उसको सरफेस मॉलिक्यूल, उनको छोड़ करके जो है बल्क मॉलिक्यूल बोला जाएगा। तो बोल रहा है कि सिर्फ इसी का इवेपोरेशन होता है, यानी सरफेस मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होता है, यानी यही लोग इवेपोरेट करते हैं। अब कहा कि क्यों इवेपोरेट करते हैं, व्हाई, ये लोग क्यों इवेपोरेट करते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि दे एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह कम होता है। आप ये देखिए, जो बुल्क वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको चारों तरफ से मॉलिक्यूल उनको पकड़ के रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर से फिर पीछे से, चारों तरफ से पकड़ के रखा है। ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं हर डायरेक्शन से इसको होल्ड किया गया है, पकड़ा गया है। बट ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं इनको इधर से पकड़ रखा है, लेकिन ऊपर से कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसके भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है, इनका भी वही हाल है, इनका भी वही हाल है, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो लोग चारों तरफ से वो लोग होल्ड नहीं किए जाते हैं, और जो बुल्क मॉलिक्यूल होते हैं वो चारों तरफ से पकड़ लिए जाते हैं। तो ये इनका इवेपोरेशन होने का एक कारण सर बता रहे हैं, ये कि दे एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा ये है कि दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। ये बात कैसे, अब देखिए, ये पूरा हमारा ये लिक्विड था, ये तो सब में रखे थे हम, लेकिन आप ये देखिए कि ये पार्टिकल यहाँ नहीं रह के यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इनसे ज़्यादा होगा, तब न ये नीचे नहीं रह करके ऊपर आ गया। मान लीजिए कि एक घर में 4-5 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा वो घर में नहीं रहता है, वो ज़्यादा एक्टिव है, अब उस एक्टिव होने के बुनियाद पे वो हमेशा बाहर निकल जाता है, हमेशा गैलरी में आ जाता है। तो वही बात है, ये सब लोग एक ही फेज के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो अपर लेयर में होता है, जो सरफेस पे होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। क्यों? इसलिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि उसके काइनेटिक एनर्जी के बुनियाद पे ही वो अंदर नहीं रहा है, वो बाहर आ गया है। तो कह रहा है दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। अब आइए, अब कह रहा है कि यहाँ पे दो बातें होंगी। ये तो हम लोग समझ गए कि जो बर्तन हमारा होगा उसमें बुल्क वाले मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन नहीं होगा, सरफेस वाले मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होगा। उसका कारण यह है कि सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल होगा दे एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। अब जिस बर्तन में हम रखेंगे वो बर्तन हमारा दो में से कोई एक हो सकता है। कह रहा है इफ यदि जो कंटेनर है इज क्लोज्ड, अगर कंटेनर बंद हो, या इफ यदि कंटेनर इज ओपन, कंटेनर अगर ओपन होगा तो इसमें क्या होगा, हियर ओनली इवेपोरेशन इज एग्जिस्ट, सिर्फ इवेपोरेशन होगा। कह रहा है नो कंडेंसेशन, नो कंडेंसेशन, इसमें कंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों? इसलिए कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि आपका कंटेनर ओपन है। अब जो मटेरियल यहाँ पे रखेंगे, जो लिक्विड रखेंगे, वो सब इवेपोरेट करके एस्केप करके कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया।
तो इसमें कंडेंस नहीं होगा। जैसे खुला बर्तन में आप पानी रख दें तो क्या होगा, वो कंडेंसेशन नहीं होगा। इसमें मास धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल मास खत्म हो जाएगा। यानी हियर ओनली इवेपोरेशन इज एग्जिस्ट, नो कंडेंसेशन। इसलिए मास ऑफ लिक्विड इसमें क्या होगा, डिक्रीजेज विथ टाइम, समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन अगर कंटेनर आपका क्लोज है तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों होगा। कह रहा है हियर बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर एग्जिस्ट। इसमें दोनों होगा। इसलिए कि जब कंटेनर आपका बंद रहेगा, कंटेनर बंद रहेगा तो जो लिक्विड आप इसमें रखे रहेंगे वह इवेपोरेट करेगा। जब इवेपोरेट करके इसमें आएगा तो देखिएगा कि भाई बाहर में तो कोई स्पेस है नहीं, कंटेनर आपका बंद है, तो इस नेचर का जो रिजर्वॉयर है, सिंक है, उसमें नहीं जा सकता है। तो फिर जो बाहर उड़ के आ रहा है तो फिर आकर के ये कंडेंस करेगा। तो इसमें कह रहा है कि हियर अगर कंटेनर आपका बंद है तो हियर बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर एग्जिस्ट। जब दोनों इसमें होगा इसलिए मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। उतारिए, बात आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब ये एक बात आप दिमाग में रखें कि वेपर प्रेशर जो होता है, करा है, अभी आप क्लोज कंटेनर लीजिए फिर हम बात करते हैं। ये हमारा क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर में आप कोई लिक्विड रखे हैं। ये क्या है, कोई लिक्विड है। तो इसके जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और ये इवेपोरेट करके इसमें आते हैं। जब यहाँ आए तो देखे कि भाई ये कंटेनर बंद है, तो क्या होगा, इसमें जमा होंगे और जमा होने के बाद फिर ये क्या करेंगे, आकर के एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। चूँकि ये वेपर यानी गैस है तो गैस का तो एक प्रेशर होता है। अब ये इसमें दबावेगा, इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी कौन सा प्रेशर, कंडेंसेशन वाला। देखिए ऐसे जो जा रहा है पार्टिकल, ये है इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन है, और ऊपर से जो आ रहा है ये क्या है, कंडेंसेशन है। यही कंडेंसेशन का जो दबाव है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी कह रहा है कि ये हमारा लिक्विड है और ये क्या है, वेपर है, और ये दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर का प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि ये ऐसा कंटेनर हो जो कंटेनर बंद होना चाहिए, उसमें कोई लिक्विड आप रखते हैं तो लिक्विड का जो अपर लेयर होता है वो अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल क्यों होता है, अभी हम प्रीवियस बोर्ड में बात किया। ये इवेपोरेट करके इस खाली जगह में आता है। चूंकि ये कंटेनर बंद रहता है तो फिर से आके ऊपर से दबाता है। इसी दबाव का नाम है वेपर प्रेशर। अब ये बात आप लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है इज प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज्ड कंटेनर। ये क्लोज कंटेनर का प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर में नहीं हो सकता है। कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो है नॉट पॉसिबल इन ओपन कंटेनर।
अगर कंटेनर क्या हो, ओपन हो, तो उस ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करें, बोर्ड भी आपको देना है, वेपर प्रेशर क्या होगा, तब वेपर प्रेशर कहेंगे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, कब है, व्हेन, जब वेपर एंड लिक्विड आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, किस स्टेट में हो, इक्विलिब्रियम में हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। कह रहा है कि ये वेपर प्रेशर का डिफिनीशन क्या हुआ कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, ये जो वेपर है इस लिक्विड का वो वेपर है, इस वेपर का जो दबाव होगा उसी का नाम है वेपर प्रेशर। ये कह ही रहा है कि हम प्रेशर, दबाव है किसका, वेपर का, तो वेपर का प्रेशर यानी वेपर का दबाव। तो कह रहा है कि ये जो लिक्विड आप रखेंगे, ये लिक्विड का अपर लेयर अनस्टेबल होता है, इवेपोरेट करके खाली जगह में आता है, चूंकि कंटेनर आपका बंद रहता है तो आकर के ऊपर से दबाता है, इसी दबाव को, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर को हमने डिफाइन कर दिया कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड व्हेन वेपर एंड लिक्विड आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उतारे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। पहला है कि वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज या शेप ऑफ द कंटेनर। ये हमेशा लोग क्वेश्चन बना देते हैं। कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वह कंटेनर के साइज पे, यानी कंटेनर बड़ा हो छोटा हो, या शेप पे, वह कंटेनर कैसा है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये बात थोड़ा समझें कि भाई क्यों नहीं डिपेंड करता है। हम लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर है तो प्रेशर बराबर क्या होता है, वो तो होता है फोर्स बाय एरिया, होता है ना, फोर्स बाय एरिया। और शेप और साइज बदलने से, ये फोर्स बाय एरिया जो है कह रहा है, और शेप हो या साइज बदलने से कह रहा है फोर्स बाय एरिया नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, आप उसका कंटेनर बड़ा करें, छोटा करें, या शेप साइज ये सब बदलें। तो कह रहा है चूंकि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है और शेप या साइज बदलने से फोर्स बाय एरिया नहीं बदलता है। जब फोर्स बाय एरिया नहीं बदलेगा तो प्रेशर भी नहीं बदलेगा, कह रहा है। तो देन तब प्रेशर जो हमारा होगा इज ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। वो भी क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। वो भी क्या होगा, वो भी नहीं बदलेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि वेपर प्रेशर जो होता है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात कैसे, उतारिए बताते हैं। देखिए, कह रहा है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये कंटेनर है और आप इसमें कोई लिक्विड रखे हैं और आप कर क्या रहे हैं कि इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। जब टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, इसका इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर आपके देने से ये इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा।
जब इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें पार्टिकल ज़्यादा जमा होंगे, यानी वेपर का जमाव ज़्यादा होगा। जब वेपर ज़्यादा कलेक्ट होगा तो प्रेशर भी उसका ज़्यादा होगा, ये वाला अधिक होगा तो प्रेशर भी अधिक होगा। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर आप कम करेंगे तो इवेपोरेशन कम होगा, ये जाने वाला जो एबिलिटी है कम हो जाएगा। तो जब इसमें कम पार्टिकल कलेक्ट हो रहे हैं तो दबाव भी उनका कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हेन, जब टेम्परेचर इंक्रीजेज, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन तब एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होता है वह क्या करता है, इंक्रीजेज। सो कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, कंडेंसेशन भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। जब कंडेंसेशन इंक्रीज कर जाएगा सो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेज। करा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इंक्रीजेज, सो कंडेंसेशन इंक्रीजेज, सो वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ वेपर प्रेशर ले रहे हैं, तो इनका ग्राफ थोड़ा सा कर्व आप बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। बहुत लोग ऐसा बना देते हैं, किताब वगैरह में लोग बना देते हैं, लेकिन नहीं, लोग ऐसा बना देते हैं। ये वाला ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है ना। कह रहा है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बता रहे हैं आप। अब देखो, अब ये कह रहा है तीसरा नंबर पॉइंट कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, या नेचर ऑफ सब्सटेंसेस के जगह पे वो लिख सकता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो लिखा हो। ये समझिए क्या बात है। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक कंटेनर ये है, इसमें हम एक लिक्विड लिए हैं और एक और कंटेनर है उसमें भी एक लिक्विड लिए हैं। इसमें जो लिक्विड मान लीजिए हम लिए हैं और इसमें भी लिक्विड लिए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, लेस अट्रैक्शन है। इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है, मोर अट्रैक्शन है। अब उससे क्या होगा, जब इसमें अट्रैक्शन कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। जब ये अधिक होगा इवेपोरेशन तो ये भी अधिक होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा इवेपोरेशन। तो ये कंडेंसेशन भी क्या होगा, ये भी हमारा कम होगा। जब ये कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो कह रहा है कि अगर अट्रैक्शन कम है तो इससे क्या होगा, देन तब इससे क्या होगा, मोर इवेपोरेशन, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी मोर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ज़्यादा होगा यानी मोर वेपर प्रेशर। इससे क्या है कि इसमें मोर अट्रैक्शन है तो क्या होगा, लेस इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कम होगा। जब इवेपोरेशन कम होगा तो लेस कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कम होगा। जब कंडेंसेशन कम होगा तो क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर। तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि वेपर प्रेशर जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स।
attractive force between particles। बात समझ रहे ना। अब देखिए ना, जिसका अट्रैक्शन कम है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम है। उतारे, अब देखिए, तो अट्रैक्शन का आपको एक ऑर्डर दिमाग में रखना होगा। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इसके बारे में आपको दिमाग में रखना होगा। सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो बॉडी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आपको लिखना होगा मोलर मास का, जिसका मोलर मास ज़्यादा हो। अगर मोलर मास सेम हो जाएगा तो आपको देखना होगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद मोलर मास, उसके बाद सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रखना है अट्रैक्शन का। तो हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे H2O है और दूसरा हमारा इथाइल अल्कोहल है और तीसरा क्या है, एसीटोन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले हम अट्रैक्शन देखेंगे, सबसे पहले अट्रैक्शन देखेंगे क्योंकि अट्रैक्शन ही से रिलेशन बना रहा है वो। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगा, एक कंटेनर में वाटर लिए हैं, एक कंटेनर में इथाइल अल्कोहल लिए हैं, एक कंटेनर में एसीटोन लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होगा वाटर में होगा, उसके बाद अट्रैक्शन इथाइल अल्कोहल में होगा, सबसे कम एसीटोन में होगा। ऐसा क्यों कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा है ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड में बताए होंगे। और ये जो हमारा बनाता है ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन का या तो फ्लोरीन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन को फ्लोरीन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर तीनों का देखें तो इसमें ये है, इसका स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है। ठीक है, तो इसमें तो आप समझ रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, कह रहा है फ्लोरीन है तो वहां हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन है तो उससे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन है तो उससे हाइड्रोजन हो। तो चूंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो 0 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां आपको 2 हाइड्रोजन लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, तो वो 2 लोन पेयर से बना देता है, वो अलग बात है, उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ये H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल में थोड़ा कम होगा, एसीटोन में तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कहा कि अब हमको क्या करना है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अट्रैक्शन का उल्टा। तो सबसे ज़्यादा जो वेपर प्रेशर हमारा बनेगा वो एसीटोन का बनेगा, CH3 COCH3। उसके बाद वेपर प्रेशर C2H5OH का बनेगा। उसके बाद वेपर प्रेशर किसका बनेगा, H2O का बनेगा। उतारिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन वेपर प्रेशर का, एक दे रखा है, ये मिथाइल अल्कोहल है। दूसरा दे रखा है वह HCl है। दूसरा दे रखा है बेंजीन है, C6H6।
तीसरा दे रखा है टोल्यूइन है, C6H5CH3, ये दे रखा है। इसमें पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आप ये देखिए कि सर बोले हैं कि सबसे पहले हमको मोलिकुलर इंटरेक्शन चाहिए। तो मोलिकुलर इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अट्रैक्शन हमारा मिथाइल अल्कोहल में होगा। ये दोनों में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए फोन होना जरूरी है। फोन का मतलब FON, वो PHONE वाला नहीं, FN, ठीक है, फोन FON, ठीक है ना। तो या तो फ्लोरीन से हाइड्रोजन हो, नहीं तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हो, नहीं तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो मोलर मास देख लीजिए, तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 एक साथ कार्बन है, तो इसका मोलर मास ज़्यादा होगा। तो C6H5CH3 ये टोल्यूइन है और ये C6H6। तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या बन जाएगा आपका, और सबसे ज़्यादा हमारा बन जाएगा C6H6 का, उसके बाद C6H5CH3 का, और उसके बाद CH3OH का बन जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, वह कह रखा है कि एक दिया गया है ये, दूसरा है आपका ये, और तीसरा है ये। फिर चौथा है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वेपर प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले आपको मोलिकुलर इंटरेक्शन लेना होगा। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर इंटरेक्शन कहाँ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में, यानी 1 में। उसके बाद इधर देखिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इधर नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो मास भागेगा, उसके बाद 4 में अट्रैक्शन होगा। ये दोनों का मास सेम है, तो मास सेम है तो सरफेस एरिया, तो आप देखिए तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। ये फैला हुआ, ये थोड़ा कंडेंस है, तो 2 का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो जब मोलिकुलर इंटरेक्शन ये है तो वेपर प्रेशर इसका उल्टा होगा। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर 3 का, फिर 2 का, और फिर 4 का, फिर 1 का। उतारिए। अब देखो, सब्सटेंस जो है वह 2 होते हैं, सॉल्यूशन में आपको ये मिलेगा। एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है जो इवेपोरेट नहीं करता हो, जो वोलेटाइल नहीं हो, जो उड़ता नहीं हो। एक है वोलेटाइल सब्सटेंस। ये दोनों में अंतर ये है कि जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा यानी P0, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वह नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, वह इवेपोरेट करेगा ही नहीं। मान लीजिए नॉन वोलेटाइल है, आप इस कंटेनर में रखे हैं, तो ये बॉडी जो है ये उड़ता ही नहीं है। जब इवेपोरेट नहीं करेगा तो ये कंडेंस भी नहीं करेगा। जब कंडेंसेशन इसका नहीं होगा तो वेपर प्रेशर 0 बन जाएगा। और दूसरा है वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो सब्सटेंस होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है, जिसका सिंबल हम लोग P0 बनावेंगे अभी, वह क्या होता है, 0 नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे कौन होते हैं, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये वोलेटाइल है, आप यहाँ रखे हैं, और ये वोलेटाइल है, उड़ने वाला है, यानी जब ये इवेपोरेट करेगा तो कंडेंस भी करेगा। कंडेंस करेगा तो यानी आकर के प्रेशर क्रिएट करेगा। अच्छा, आपको ये जानना है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस में 3 एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है। एक दिमाग में रखिए यूरिया, दूसरा दिमाग में रखिए ग्लूकोज, तीसरा एक और रख लीजिए सुक्रोज। इसी को केन शुगर कहते हैं।
ठीक है ना। यूरिया होता है NH2CONH2। हम लोग 9th 10th में इसको याद किया था, NH2 को NH2, यूरिया को NH2 को NH2 हम लोग याद किए थे, NH2 को NH2 यूरिया। ग्लूकोज तो आप जानते हैं C6H12O6, चीनी ये है C12H22O11। ये वोलेटाइल वाले का एग्जाम्पल बहुत सारा है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है, आपका टोल्यूइन है, etc। ये इतना ही दिमाग में रखें, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, उतारे। अब देखो हम लोग को पढ़ना है आगे इस वेपर प्रेशर में एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट लिखा हो या लिक्विड लिखा हो, जो लिखा हो, तो क्या होगा। अब मान लो कि ये तुम्हारा कोई लिक्विड है, ये कोई प्योर लिक्विड है, ये है प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर को तुम P0 माने हो। ये क्या है वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर हम लोग माने हैं P0 माने हैं, यानी अकेला है, इसके अलावा कोई दूसरा इसमें नहीं है। इसमें तुम क्या किया, करा है वी ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इसमें कुछ तुम डाल दिए। जब इसको तुम इसमें डालोगे तो क्या होगा, ये जा करके इसके साथ एक अट्रैक्शन का फोर्स बना लेगा, यानी अब तुम्हारा ये हो गया, पहले से ये था और ये सोल्यूट को मान लो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसका रिप्रेजेंट ऐसे कर दे रहे हैं। अब ये आ गया, अब इसमें होगा क्या, अब ये सॉल्यूशन हो गया। ये तो प्योर तुम्हारा लिक्विड था, यानी सॉल्वेंट था, लिक्विड बोलो चाहे सॉल्वेंट बोलो। ये क्या है, इसमें चूंकि सोल्यूट भी है और प्लस सॉल्वेंट भी है, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो तुम मानो PS मानो, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये मान लो ये वेपर प्रेशर, ये चूंकि सॉल्यूशन है तो इसका वेपर प्रेशर हम PS मान रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हमको देखना है कि इन दोनों में P0 में और PS में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। अब देखो जब तुम इसको इसमें सोल्यूट को डाले हो तो इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया है। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आगे आ जाएगा अट्रैक्शन, तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसमें, इसके में और इन वाले में इवेपोरेशन तुम देखो तो इसमें चूंकि अट्रैक्शन है तो कम इवेपोरेशन होगा, और वो अट्रैक्शन यहाँ नहीं है तो इसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जब ये अधिक होगा तो ये भी तुम्हारा अधिक होगा, यानी मोर वेपर प्रेशर। इसमें क्या होगा, चूंकि ये लेस है तो कंडेंसेशन भी लेस होगा, यानी इसमें क्या हो गया तुम्हारा लेस वेपर प्रेशर। बात को समझ रहे हो ना। तो एक बात तुम दिमाग में रखोगे कि P0 और PS ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, इन दोनों में ये वाला ज़्यादा होता है और ये कम होता है। ये बात दिमाग में रखो। ये तुम्हारा क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोलो या सॉल्वेंट बोलो, और ये क्या है तुम्हारा,
ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट ये है कि ये तो हमने सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डाला, तो हमको ये पता चला कि जो प्योर सॉल्वेंट होगा सोल्यूट डालने के बाद सॉल्वेंट में सोल्यूट में अट्रैक्शन काम कर जाएगा। जब अट्रैक्शन काम कर जाएगा तो ये पार्टिकल का उड़ना कम होगा। जब उड़ना कम होगा तो कम बैठेगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप ये समझे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर का रिलेशन है वह सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। यानी इसी लोअरिंग को यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने पर जो वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, इसी लोअरिंग को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछे, जो हमारा हेडिंग भी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उतारिए तो अगले बोर्ड पर बात करते हैं। अब देखो, अब हमारा पॉइंट है जो हम हेडिंग बनाए थे वह रिलेटिव है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अभी हम जानेंगे ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो ये कह रहा है कि व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, देन तब एन एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन solute and solvent particles। कह रहा है सो वेपर प्रेशर बिकम डिक्रीजेज, गिर जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? कह रहा है व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, देन एन एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कह रहा है सो वेपर प्रेशर बिकम डिक्रीजेज, गिर जाता है। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी आपसे अगर पूछे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका ज्यादा है, इसका कम है। यानी ये हमारा क्या है, ये पी नॉट, और ये क्या है, पी एस। इसको ऊपर रखिए, नीचे रखिए, ठीक है ना। ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमारा हेडिंग क्या है, वह है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या है, याद रखिएगा, रिलेटिव जो एक इंग्लिश टर्म है उसका मतलब होता है रेशियो। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन उसमें रिलेटिव टर्म हो, उसका मतलब होता है रेशियो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसको कहते हैं। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर क्या हुआ, कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और नीचे कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है पी नॉट माइनस पी एस, अब बटा क्या है, ये वाला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आ गया। ठीक है ना, उतारे आप। अब देखो, अब एक पढ़ना है इसमें, वो है रॉल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ना है। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का कहना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका कहना है। ये वाला भी हम लोग देखें कि पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन पीछे आपको बताए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पे कौन क्या है, फिर एक बार लिख देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। पी नॉट क्या है, ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी लिक्विड या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नहीं है, वो लिक्विड का है। पी एस क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। स्मॉल एन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट वो होता है जिसका मात्रा कम होता है, और कैपिटल क्या एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो है जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। अब ये देखिए, इसी को, ये रॉट्स लॉ का फॉर्मूला है, रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपसे कोई पूछेगा कि रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन बताइए, तो आप ये बताएंगे कि पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी आप बताएंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या बोलेंगे। अब इसी को दो तरह से वो लिखता है, ये कह रहा है, आजकल लोग लिख रहे हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को थोड़ा दूसरे तरह से लोग लिख रहे हैं, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि पी नॉट, ये वाला को आप लिख सकते हैं पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये दोनों कट जाएगा तो 1 माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। उसको इधर ले लीजिए, 1 माइनस स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस बटा पी नॉट, यानी आपका क्या हुआ, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस बटा पी नॉट। ये दोनों हट गया, यानी कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस बटा पी नॉट। तो लोग 4 ऑप्शन बना देते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये दे देते हैं, ये भी हमारा रॉट्स लॉ ही है। ये क्या है, ये कैपिटल एन ऊपर में है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा, एक और लोग मॉडिफाइड फॉर्म लिखते हैं, वो देखिए क्या, अच्छा इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो फॉर्म हम लिखे हैं इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बाई कैपिटल एन बराबर पी नॉट बाई पी एस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका ये है वही ये है, इसमें उलट दी, इसको उलटिएगा तो उसको भी तो उलट देना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग तरह तरह से बना लेते हैं। अच्छा, अब आइए एक दूसरा वैरायटी लोग और बनाते हैं। वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये जो फॉर्म है अभी हम लिखे कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसको आप उलट दीजिए तो आपका हो गया पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बाई ए।
यानी आपका ये इक्वेशन क्या हो गया कि पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बाई ठीक है ना, बाई स्मॉल एन। हो गया ना। तो कह रहा है तो ये हमारा हो गया पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस अब बराबर 1 प्लस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। यानी आपका क्या हो गया, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ठीक है ना। यानी क्या हो गया आपका, तो ये हमारा हो गया पी नॉट और ये हो गया माइनस पी नॉट अब माइनस माइनस प्लस पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ये दोनों आपका हट गया, बराबर क्या हो गया, पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। यानी क्या हो गया आपका, ये हो गया एक ये फॉर्मूला आ गया। इसी को आप उलट के भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस बराबर स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। तो वो अगर एक आपको ये याद रहेगा ना तो कहीं भी आप जा सकते हैं। आपको ये याद रहे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, यानी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, उतारिए, फिर मिलते हैं।